हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग अतलगुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इससे पहले आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 2 क्लासें हो चुकी हैं और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पार्श्विक किसे कहते हैं। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन की बात की गई है और आप लोगों को ये पता होगा कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। जो आपका ला होता है, ला वर्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन को देखना है। कह रहे हैं कि इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और कह रहे हैं कि हवा दोनों ओर से निकल जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे लावड़ का उच्चारण करते हैं, जैसे ला बोलते हैं, ला ला। तो कह रहे हैं कि मुख बीच में क्या होता है, बंद हो जाता है और दोनों साइड से क्या होती है, आपकी वायु निकलती है, हवा निकलती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोल देते हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि लुंठित वर्ण या लोड़ित किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि जैसे आपको बताया था या रा अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें या और वा क्या होता है, आपका अर्ध स्वर होता है। इसमें ला क्या होता है, पार्श्विक होता है और रा क्या होता है, लुंठित वर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया लुंठित वर्ण किसे कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि मुख द्वार कह रहे हैं जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद हो जाता है। जैसे हम लोग इसका उच्चारण करते हैं, जैसे रा बोलते हैं, रा रा, तो जीभ क्या होता है कि मुख द्वार के बीच में आ जाती है, तो जिससे क्या होता है वो बंद हो जाता है और कह रहे हैं कि 2-3 बार खुलता है। ठीक है, मुख क्या होता है, 2-3 बार खुलता है। जैसे रा बोलेंगे, रा रा, तो 2-3 बार खुलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अर्ध स्वर का मतलब आप लोगों को बताया था या और वा, 2 वर्ड क्या होते हैं, आपके अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, देखो, या वा रा ला। ठीक है, तो ये आपके 4 वर्ड होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है, ध्यान रखना है। और या और वा को क्या बोलते हैं, आपके अर्ध स्वर बोल देते हैं। क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर बोला जाता है। और रा को अभी बताया था लुंठित वर्ड बोला जाता है। ठीक है, और ये पार्श्विक व्यंजन होता है। क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये 4 वर्ड होते हैं। तो वही पूछा है इसमें अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो कह रहे कि इसको बोलने से मुख द्वार कह रहा है बहुत सकरा हो जाता है और कह रहे कि हवा स्वर के समान मध्य से निकलती है। जैसे हम लोग स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वायु कहाँ पे निकलती है, जैसे मुंह सकरा हो जाता है और कहाँ से निकलती है, बीच से निकलती है। तो वही कह रहा है कि जब हम लोग या और वा को बोलते हैं ना, वाह, तो मुंह कैसा हो जाता है, आपका मुख द्वार कैसा, बहुत ही सकरा हो जाता है और जो वायु होती है, हवा होती है, वो कहाँ से निकलती है, मध्य से निकलती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर बोला जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। तो लिखा है अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है, वर्णमाला होता है। तो देखिए, वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होती है, आप लिखना है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन भी ध्यान रखना है। तो वही कह रहा है कि अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है, वर्णमाला है, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे लिखना है देवनागरी लिपि कह रहे हैं सुंदर और एवं स्पष्ट है और हमारे जो मूल साहित्य हैं इसी लिपि में संरक्षित है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, देवनागरी लिपि की विशेषता हो जाएगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम होता है। तो यहाँ पे लिखा है भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होती है। जैसे भावों और विचारों का मतलब ये होता है जैसे हमारे अंदर कोई विचार आ रहे हैं, ठीक है, अब उनको हमें किसी से बोलना है, आदान प्रदान करना है, ठीक, तो वो किस माध्यम से बोलेंगे, हम भाषा के माध्यम से बोलेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भावों और विचारों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक तो मौखिक रूप से भी हो जाता है, मौखिक, ठीक है, मौखिक भाषा हो जाता है और एक लिखित भाषा के रूप में भी हो जाता है। ठीक है, लिखित, ठीक है,
आपका देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, भावों और विचारों का आदान प्रदान किस रूप में करते हैं, भाषा के रूप में करते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि दो टाइप से होता है, एक तो मौखिक भाषा के रूप में हो जाता है, एक लिखित के रूप में हो जाता है। लिखित का मतलब क्या होता है कि जब हम लिखकर अपने भावों या विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो वो लिखित रूप हो जाता है, ठीक है। मौखिक का रूप मतलब ये हो जाता है कि जैसे हम लोग बोल कर अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो वो होता है मौखिक रूप में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम होता है। अभी आप लोगों को बताया था कि मनोभावों को बोलकर व्यक्त करने का माध्यम क्या होता है, मौखिक भाषा हो जाता है। समझ, मौखिक आप लोगों को बताया था कि यदि हम लोग बोलकर प्रकट कर रहे हैं तो वो क्या बोली जाएगी, मौखिक बोली जाएगी, ठीक है। बोलकर, लिखकर प्रकट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मनोभावों को बोलकर व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगी, मौखिक भाषा हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पढ़कर एवं लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो अभी आप लोगों को बताया था कि पढ़कर एवं लिखकर विचारों का आदान प्रदान कैसा होता है, लिखित भाषा के रूप में होता है, ठीक है। पढ़कर विचारों को, जैसे पढ़कर लिखकर अगर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है तो वहाँ पर कौन सी भाषा होगी, लिखित भाषा होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भाषा किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातों को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कोई बात है, अब उसको लिखकर या बोलकर किसी को समझा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे भी लिखकर बोलकर समझा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। याद रखना है आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए जिन शब्दों का अनेक अर्थ होता है उनको क्या बोला जाता है, अनेकार्थी शब्द बोला जाता है, ठीक है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। तो लिखा है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया कल, अब कल बोल दिया गया तो यहाँ पर देखिए इसके दो अर्थ होते हैं। जैसे कल बोला गया तो एक तो होता है बीता हुआ दिन, ठीक है, कल जैसे बीत गया, ठीक है, तो उसको भी कल बोला जाएगा। और आने वाला कल होता है, उसको भी कल बोला जाता है, ठीक है। तो एक होता है आने वाला दिन, ठीक है, एक आने वाला दिन, एक बीता हुआ दिन। कल दोनों जगह सेम यूज है लेकिन अर्थ क्या हो गए, अनेक हो गए, ठीक है। ध्यान रखना है, कल का मतलब क्या हुआ, बीता हुआ दिन या आने वाला दिन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड है गुरु, अब गुरु के देखो एक तो अर्थ हो जाता है शिक्षक, ठीक है, शिक्षक को भी गुरु बोला जाता है। और एक गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ, और एक गुरु का मतलब होता है बड़ा, जो हिंदी में यूज किया जाता है। जैसे गुरु वर्ड बोल देते हैं, गुरु, गुरु का मतलब होता है आपका बड़ा, अच्छा, ठीक है। तो गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा, श्रेष्ठ हो जाता है और शिक्षक हो जाता है, समझा। तो ये जो गुरु वर्ड है उसके अनेक अर्थ हो गए, सही। तो इसको क्या बोला जाएगा, अनेकार्थी बोला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। और कह रहा है अथवा समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए समानार्थी अनेकार्थी दोनों में थोड़ा डिफरेंस याद रखना है। अनेकार्थी होता है, अनेकार्थी शब्द हो जाता है, और ये तो समानार्थी लिखा है। देखो समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ, ठीक है, समान अर्थ। अनेकार्थी का मतलब हो जाता है अनेक अर्थ, ठीक है, अनेक अर्थ। जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो उसको बोला जाता है अनेकार्थी शब्द, समझे। अब एक शब्द के समान अर्थ होंगे तो उसको बोला जाएगा समानार्थी शब्द। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया पर्यायवाची या समानार्थी शब्द से क्या तात्पर्य है। तो समानार्थी मतलब संधि विच्छेद यहाँ पे कर लीजिएगा, समान अर्थ, ठीक है। क्या होगा, समान अर्थ। जिन शब्दों का समान अर्थ होगा, ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, समानार्थी बोला जाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहे कि एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, समझे ना। एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, समानार्थी या पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे जल को क्या बोला जाता है, नीर बोला जाता है। नीर, वारी, पानी, ये तीनों जो जल के ही पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। जल के ही पर्यायवाची क्या है, नीर, वारी, पानी से इन तीनों का मतलब क्या हो जाता है, जल हो जाता है या पानी हो जाता है, ध्यान रखना है। तो ये जल के क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए, या तो ये बोल दिया ये जल के क्या हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है। तो देखो कृष्ण के पर्यायवाची यहाँ पे पूछे गए। तो देखो जनार्दन भी होता है कृष्ण का, मुरलीधर हो जाता है, मुरारी, नंदलाल, मधुसूदन। देखिए कृष्ण के बहुत से पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका मुरलीधर हो गया, जैसे घनश्याम भी बोल दिया जाता है, ठीक, घनश्याम बोला जाएगा। तो कृष्ण के बहुत ज़्यादा पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो हमसे कृष्ण के पर्यायवाची बोल रहा था, तो आप लोग ये पर्यायवाची आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो विलोम शब्द आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। विलोम शब्द का मतलब हो जाता है जिसका विपरीत अर्थ, ठीक है। जैसे दिन होता है, अब दिन का विलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा अर्थ दे तो रात हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है विलोम शब्द। लिखा है कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे प्रवेश का मतलब क्या हो जाता है, निकास, विलोम हो जाता है। जैसे परमार्थ का क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। पवित्र का अपवित्र हो जाता है। पात्र का अपात्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, विलोम शब्द हो गए। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, विलोम शब्द बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइएगा। तो देखिए यश का जो पर्यायवाची होता है वो हो जाता है कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि, प्रशंसा, ठीक है। तो ये होते हैं यश के पर्यायवाची। अब कह रहे हैं भास्कर, भास्कर के पर्यायवाची हो जाते हैं जैसे सूरज, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि तुकांत शब्द क्या है। कह रहे हैं कि तुकांत शब्दों में कह रहे हैं उच्चारण की दृष्टि से कह रहे हैं समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। तो जैसे करके उदाहरण देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा तुकांत का मतलब। जैसे एक वर्ड है आर, ठीक है, तो इसका दूसरा वर्ड हो गया पार, तो ये दोनों क्या हो गए, तुकांत हो गए। जैसे इसमें आर बोल रहे हैं ना, लास्ट में क्या आ रहा है, रा आ रहा है, तो इसमें भी लास्ट में क्या हो गया, पार, रा आ रहा है, तो ये दोनों वर्ड क्या हो गए, तुकांत वर्ड हो गए, ठीक है। क्लियर नहीं। जैसे एक वर्ड होता है खाना, खाना, तो यहाँ पे दूसरा हो गया पीना, तो लास्ट में देखो ना आ रहा है दोनों में, तो ये दोनों क्या हो गए, तुकांत वर्ड हो गए। जैसे यहाँ पे एक नाम है सीता, लास्ट में क्या है, ता है, तो यहाँ पे एक नाम है गीता, तो इसमें भी लास्ट में क्या है, ता है, तुकांत वर्ड हो गया, समझाइए। जैसे एक वर्ड होता है धन, धन का मतलब होता है लास्ट में क्या लगा है, ना, तो यहाँ पे एक नाम है वन, ठीक है, तो लास्ट में क्या है, ना, तो देखो धन वन दोनों में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुक दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। जैसे आते, आते, और यहाँ पे एक वर्ड है जाते, तो आते और जाते दोनों में तुक सेम बन रही है, ठीक है, आते जाते, तो इसको बोला जाता है तुकांत वर्ड। जैसे आपका होता है चमक, दूसरा होता है दमक, ठीक है, तो लास्ट में क्या लग रहा है, देखो मक लग रहा है, दोनों में सेम, चमक दमक, तो ये वर्ड क्या बोले जाते हैं, तुकांत वर्ड बोले जाते हैं। तो वही कह रहा था कि जैसे अक्षरों या स्वरों की किसी भी प्रकार से एक रूपता होती है। एक रूपता का मतलब होता है कि एक रूप के होते हैं, सही। तो ये शब्द लिखे और इसके तुकांत इधर साइड लिखे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है। तो देखिए कह रहे हैं कि भाषा को स्पष्ट या संक्षिप्त करने के लिए। संक्षिप्त का मतलब होता है कि बहुत शॉर्ट करने के लिए। जैसे एक लाइन में एक लाइन लिखी है किसी को, उसको एक शब्द में प्रस्तुत करें। संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट। जैसे आप लोगों को बताया था, जैसे एक तो वर्ड लिखते हैं, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डॉक्टर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, ऐसे करके हमने डा बना के बिंदी रख देते, तो ये क्या हो गया, संक्षिप्त हो गया, सही, शॉर्ट रूप हो गया। तो इसी तरह कह रहे हैं कि भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु कह रहे हैं कि वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द, कह रहे हैं कि जैसे कोई वाक्य है उसको एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को क्या बोला जाता है, एक शब्द बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जिसने विवाह ना किया हो, तो देखो ये एक सेंटेंस पूरा, जिसने विवाह ना किया हो, सही। अब इस बात को एक शब्द में बोल दिया जाए, उसको बोलते हैं अविवाहित। अविवाहित का मतलब क्या होता है, जिसने विवाह ना किया हो। एक दूसरा सेंटेंस है, जिसकी कोई उपमा ना हो, तो उसको बोलते हैं अनुपम बोल दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में प्रमुखतः कह रहे हैं कि 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का मतलब जैसे एक तो होता है जैसे पूर्ण विराम हो जाता है, ठीक है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट होता है जैसे अल्प विराम, और नेक्स्ट होता है जैसे अर्ध विराम। जैसे पूर्ण विराम का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई एक सेंटेंस बोला, जैसे राम कानपुर जाता है, तो पूरी बात खत्म हो गई, तो यहाँ पे जैसे राम, ये लिख लो, घर जाता है, राम घर जाता है, तो पूरी बात खत्म हो गई, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है। अल्प विराम का मतलब होता है कि जैसे थोड़े समय के लिए रुकना हो, ठीक है। तो जैसे बोला जाता है, रोको मत जाने दो, ठीक है, एक सेंटेंस होता है, रोको मत जाने दो, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है आपका
अल्प विराम बोला जाता है। देखिए अर्ध विराम का मतलब होता है कि सेंटेंस में बीच में कहीं पर रुकना हो, ठीक है, तो इसके लिए आपका ये चिन्ह लगाया जाता है इस टाइप से, ठीक है, याद रखना है। इसके लिए आपका कॉमा लगता है अल्प विराम के लिए, और इसके लिए ये सिंबल लगता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, अर्ध विराम बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस टाइप से क्या होते हैं आपके 11 आपके विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 3 आपके विराम चिन्ह यहाँ पे आप लोगों को बता दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि संघर्षी किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कह रहे हैं वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर कह रहे कि निकले और कह रहे कि ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपका क्या होता है कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, वायु मुख में क्या होती है, घर्षण के साथ निकलती है, ठीक है। तो जैसे हम लोग आपके 4 वर्ड होते हैं ये आपके, ठीक है, ऊष्म जो व्यंजन होते हैं ना, आप लोगों को ये बता चुका हूँ, जैसे ऊष्म व्यंजन होते हैं ना, इनको आप संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है, एक क्लास में बताया था, इनको संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन को क्या बोला जाता है, संघर्षी व्यंजन भी बोल दिया जाता है। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं, जैसे सा बोलते हैं, सा सा, तो आप लोग हाथ लगा के आगे देखना, जो वायु होती है बहुत ज़्यादा निकलती है और अंदर क्या होती है, मुख के अंदर क्या होती है, घर्षण करके निकलती है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन लिखिए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर क्या करती है, घर्षण या रगड़ खाकर निकले और क्या करे, एक तरीके से ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, संघर्षी बोला जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक वर्ड और होता है स्पर्श संघर्षी वर्ड और होता है, ठीक है। तो आप लोगों को बताया था एक क्लास में स्पर्श संघर्षी कितने वर्ड होते हैं, 4 वर्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं चा, छा, जा और झा। ये 4 वर्ड क्या होते हैं, इनको स्पर्श संघर्षी बोला जाता है, ध्यान रखना है। देखो संघर्षी अलग वर्ड है, स्पर्श संघर्षी अलग है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो स्पर्श संघर्षी कितने वर्ड होते हैं, 4 वर्ड होते हैं। और देखो यहाँ से आपका जो संघर्षी वर्ड है, यहाँ पे जैसे आपका लिखा है ख, अब देखो यहाँ पे जो खा होता है नॉर्मल, देखो यदि नॉर्मल खा लिखे है, जैसे गा लिखे है, जा लिखे है और ये फा लिखे है, तो ये यदि नॉर्मल लिखे हैं तो ये आपके संघर्षी व्यंजन में नहीं आएंगे, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। यदि ये नॉर्मल में लिखे हैं जैसे खा, गा, जा, फा, तो ये आपके संघर्षी व्यंजन में नहीं आएंगे। यदि इनके नीचे जैसे ये देखो बिंदी रखी है, यहाँ पे भी बिंदी रखी है और यहाँ पे भी बिंदी रखी है, फा के यहाँ पर भी बिंदी रखी है, यदि यहाँ पर जैसे बिंदी रख दे उसके नीचे साइड से देखो, तो ये वर्ड क्या बोले जाएंगे, आपके संघर्षी व्यंजन कहला जाएंगे। तो ये वर्ड क्या कहलाएंगे, संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे, ध्यान रखना है। तो इनको बोला जाएगा संघर्षी, समझा है। और नॉर्मल में लिखा है जैसे ये खा, गा, जा, तो इनको संघर्षी वर्ड नहीं बोला जाएगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अब कोई सा भी वर्ड हो, यहाँ पे तो हमने 4 वर्ड आपको दिखा दिए, कोई सा भी वर्ड हो यदि उसके नीचे ये बिंदी लगी है तो आप लोग समझ लेना उसको क्या बोला जाएगा, संघर्षी व्यंजन बोला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखेगा, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या की बात कर रहा है, तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ये बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। और यहाँ कह रहे हैं कि ऊष्म व्यंजन कह रहे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कह रहे हैं कि मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो देखो उसको ऊष्म व्यंजन भी बोला जाता है और संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। या तो संघर्षी व्यंजन बोल दो या ऊष्म व्यंजन बोल दो, ठीक है, या ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोल दो, एक ही बात रहेगी। तो ये 4 वर्ड जो होते हैं आपके क्या बोले जाते हैं, ऊष्म व्यंजन समझ लो या संघर्षी व्यंजन समझ लीजिएगा। जैसे तीनों सा हो जाएं, सा, सा, हा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विराम चिन्ह का आज से स्पष्ट कीजिएगा, तो विराम चिन्ह का आज से स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य में बीच में या अंत में किया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न विचारों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे एक सेंटेंस बोल रहा हूँ आपको, जैसे बोला जाता है कि राम, श्याम और गोपाल बाजार गए, ठीक है। ये
अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि राम, देखो राम के बाद एक दूसरा नाम आया तो हमें क्या होगा कि थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा रुकना पड़ेगा, अल्प विराम लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या पढ़ते हैं इसको, एकदम नहीं राम श्याम नहीं बोलेंगे, राम श्याम और मोहन जो भी नाम है, राम श्याम और गोपाल बाजार गए, ऐसे पढ़ जाए, राम श्याम, राम थोड़ा रुकना है, श्याम। तो इसके बीच में जो चिन्ह लगा है इसको क्या बोला जाता है, विराम चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। और जैसे सेंटेंस होता है जैसे रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको, अब यहाँ पे जैसे लगा दिया जाता है रोको के बाद, रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब हो गया कि रोको फिर थोड़ा रुकने, मत जाने दो, ठीक है। और ये देखो इसका सेंटेंस का मतलब भी बदल जाएगा यदि विराम चिन्ह, ठीक है, थोड़ा हम अलग लगाएं। जैसे यहाँ पे लिखो रोको मत, अब यहाँ पे लगा दो जाने दो, ठीक है। थोड़ा एक चिन्ह बदलने से पूरे सेंटेंस का देखो मतलब ही बदल गया। यहाँ पे लिखा है रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो। अब इसका मतलब क्या हुआ, रोको मत, रोको मत जाने दो, समझे। तो इसमें देखो विराम चिन्ह का, देखो यहाँ पर रोको के बाद विराम चिन्ह लगा दिया गया तो उसका अर्थ अलग हो गया, और यहाँ पे रोको मत के बाद विराम चिन्ह लगा दिया तो दोनों का अर्थ क्या हो गया, अलग हो गया, समझे। तो ये होता है कि विराम चिन्ह होता है जैसे भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए क्या होता है, वाक्य के बीच में या अंत में कहीं पर भी हम लोग इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अर्वाचीन और कह रहे उचित क्रम से विलोम, उचित का क्रम से कह रहे विलोम लिखिएगा। तो देखो अर्वाचीन का मतलब हो जाता है आपका विलोम होता है प्राचीन, अर्वाचीन का मतलब क्या हो जाता है, प्राचीन, और उचित का अनुचित हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को बहुत पहले से ही पता होगा, उचित का क्या हो जाता है, अनुचित विलोम हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्रंथ के बचे हुए अंश कह रहे जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, और ये देखो एक पूरा सेंटेंस है और कह रहे वाक्य के लिए एक शब्द लिखा है, कह रहे ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत, अंत मतलब लास्ट में जोड़े जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, सूक्ति बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। आपसे अल्प विराम के बारे में पूछा है और अल्प विराम का प्रयोग अभी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे लिखे कि जब किसी वाक्य को पूरा करने के लिए, कह रहे कि पूरा करने के लिए या पूर्ण विराम से पहले कम समय के लिए रुकना पड़े, ठीक है, पूर्ण विराम से पहले कम मतलब थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो जैसे लिखा है रोको कॉमा मत जाने दो, ठीक है, सेंटेंस पूरा करना है, उसके बाद हमने क्या लगाया, थोड़ा अल्प विराम लगाया था। कह रहे कि रमेश कॉमा महेश और उमेश बाजार गए, ठीक है, तो ये आपका क्या लगा है, अल्प विराम लगा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेखन के प्रकार बताइए। तो कह रहे हैं कि लेखन के 3 प्रकार होते हैं। एक तो सुलेख होता है, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख, ठीक है, सुलेख का क्या हो जाता है, सुंदर लेख हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट होता है अनुलेख। अनुलेख का मतलब क्या होता है कि जैसे देख कर वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों उतार देना, ज्यों का त्यों उतार देना। जैसे क्या होता है कि आपका अनुलेख का मतलब क्या होता है, जैसे बोर्ड पे कुछ लिखा दिया गया, ठीक है, और बच्चे क्या करें, उसको देख देख के कॉपी पे जैसे का तैसा नोट करें, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अनुलेख। या किताब में कुछ लिखा है और उसको देख के कॉपी पर नोट करें तो उसको बोला जाएगा अनुलेख। श्रुत लेख का मतलब क्या होता है कि सुनकर, ठीक है, सुनकर लिखना, ठीक है, इसको बोला जाता है श्रुत लेख। सुनकर लिखना तो क्या बोला जाता है, श्रुत लेख बोला जाता है। शिक्षक बोल रहा है, ठीक है, बच्चे नोट कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है श्रुत लेख बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भाषा की ध्वनियों को, देखो ध्वनियों की बात की गई, भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों अथवा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो इसे लेखन कहलाता है, ठीक है, लेखन कहलाता है। तो देखो ध्वनि आप लोगों को पहले ही बताया था, जो वर्ड का मतलब होता है अक्षर, ठीक है, अक्षर का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, ध्वनियों से हुआ है, ठीक है, ध्वनियों को ही क्या किया गया है, ठीक है, प्रतीकों या संकेतों के रूप में बनाया गया है। ध्वनियों को ही प्रतीक, जैसे आ वर्ड होता है ना, आ क्या होता है, एक ध्वनि से एक संकेत बना दिया गया, आ ऐसा बनेगा,
समझे। तो वही कह रहे हैं कि ध्वनियों को जब प्रतीकों अथवा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध करना होता है। लिपिबद्ध मतलब होता है लिखने के लिए जो आपके संकेत प्रयोग किए जाते हैं उनको लिपिबद्ध किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेखन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं, तो पहली कह रहे हैं जैक टॉट विधि। तो जैक टॉट विधि में क्या होता है कि इसमें लिखना सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है, लिखना सिखाया जाता है। जैसे क्या होता है कि जैसे आप टीचर क्या करते हैं, जैसे बच्चों को एक सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है, और बच्चों से क्या कहते हैं कि इसको लिखेगा, इसी के नीचे सैम लिखेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं, जैसे राम लिखा उसमें कुछ गलत हुआ तो अगले सेंटेंस क्या होते हैं, सुधार लेते हैं, ऐसे करके इसी को बार बार लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, जो गलती करते हैं उसको स्वयं सुधारते हैं, तो इसी को बोला जाता है जैक टॉट विधि। अब मॉन्टेसरी विधि जो होती है इसमें भी क्या होता है, बच्चों को लिखना सिखाया जाता है इसमें भी। और नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी विधि। इसमें क्या होता है, बालक को या बच्चों को सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है, ठीक है। सरल से कठिन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको बच्चों को पहले सरल चीज़ें सिखानी है, उसके बाद धीरे धीरे उसको कठिन की तरफ ले जाना है, तो ये होती है पेस्टोलॉजी विधि। देखिए इस क्लास में हम लोगों ने हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।